सबसे पहले मैंने फिजिकल केमिस्ट्री, नाम मेरा आयशा कंवल है। वो सॉरी, मैंने आपको इंट्रोडक्शन देना नहीं था, वो याद नहीं रहा मुझे। नाम मेरा आयशा कंवल है और आपको पता है ये सारे के सारे कायदन हैं, तो कायदन यूनिवर्सिटी से मेरा एमफिल है। और मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में एमफिल किया हुआ है, जो कि मेरी सबसे जो रिसर्च है वो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल एनर्जी, इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं। हाँ, एक बात और कि स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ना मेरी बहुत फास्ट लगे स्पीड, तो मुझे ना ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा जब आप लोग व्हाट्सएप बना लेंगे। आज तो चले बर्दाश्त करें इस तरह ही, लेकिन आइंदा आप लोग कर सकते हैं मुझे मैसेज अगर मेरी बहुत फास्ट स्पीड लगेगी आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी को स्टडी करते हैं। तो दो तरह से अगर हम लोग इस ब्रांच को थोड़ा सा मॉड्यूल या थोड़ा सा आप लोग कहें कि क्लैरिफाई करें, तो दो तरह की इंटरेक्शन है। एक इंटरेक्शन ऐसी होगी जिसमें आप लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी प्रोडक्शन करवाओगे उसकी, या केमिकल रिएक्शन को सिंथेसाइज करवाओगे। जो दूसरी है, दूसरी में हम लोग क्या कर सकते हैं कि केमिकल एनर्जी को ब्रिंग अबाउट करके हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को सिंथेसाइज या जनरेट कर सकते हैं। तो दो तरह से आप लोग इंटरेक्शन को स्टडी करते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। द फर्स्ट वन इज दैट कि हम लोग यूटिलाइज करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को सो दैट कि हम लोग क्या कर सकें, केमिकल रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन ला सकें। और दूसरा ये है, तो ये था, मैं बता रही थी कि आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली दो तरह के इंटरेक्शन स्टडी करोगे। द फर्स्ट वन इज दैट कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके आप केमिकल रिएक्शन को क्रिएट करवाओगे या केमिकल रिएक्शन ला सकते हो। या दूसरी चीज जो दूसरे तरीके से कर सकते हैं वो ये है कि आप केमिकल एनर्जी यूटिलाइज करो, या केमिकल एनर्जी के जो केमिकल रिएक्शन के नतीजे के तौर पर जो भी एनर्जी निकलती है उसके नतीजे में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस करवाई जाए। तो दो तरह से हम लोग यहाँ पढ़ेंगे वो सारी। ये जैसे जैसे आप लोग स्लाइड्स आगे जाते जाएंगे आप लोग को समझ आती जाएगी कि कहाँ पे दो तरह के इंटरेक्शन पड़े थे। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाह रही थी, वो ये कि ये जो जितनी भी स्लाइड्स हैं, जितने भी मॉड्यूल मैंने ये किए हैं, स्लाइड्स बनाई हैं, वो सारी स्लाइड्स में मैं ये बता दूं कि मैंने फर्स्ट ईयर के नॉलेज से शुरू किया है। और फर्स्ट ईयर के नॉलेज से शुरू करके मैंने बीएस के 6 सेमेस्टर तक जितना एक मॉड्यूल में आ सकता है उतना मैंने समझाया है और समझाने की कोशिश की है। हाँ, अगर कुछ पॉइंट्स रह जाएं, क्योंकि चूंकि क्लास बहुत छोटी है, दो एक मॉड्यूल को 2 दिन में खत्म करना होता है, और ये काफी डिफिकल्ट है कि आप लोग एक खासे बड़े टॉपिक को 2 दिन में खत्म करो। चलिए, ये तो बात हमारी आपस में चलेगी एडमिन की। लेकिन खैर, ये अभी फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ये बीएस के 6 सेमेस्टर तक का जो है ना, जितना भी मैंने कोर्स है ना वहां तक कवर किया होता है, उससे आगे नहीं जाते। जब भी पीपीएससी की तैयारी करते हैं ना, तो जब आप लोग क्या कहते हैं कि मेजर चूज कर लेते हो ना, मैं फिजिकल की हूँ या कोई ऑर्गेनिक है, तो आप लोग वहां तक नहीं पढ़ते, उससे पीछे तक। उससे पीछे से मेरा ये है कि 6 सेमेस्टर आप लोगों ने पढ़ने होते हैं। 6 सेमेस्टर, क्योंकि ये जनरल रिएक्शन, ये जनरल टेस्ट है ना। आप लोग ये तो नहीं कहते कि ऑर्गेनिक वालों का लैदा आ गया है पीपीएससी, ना ऑर्गेनिक का लैदा, नहीं, सबका एक जैसा होता है। तो आप लोगों ने क्या करना होता है कि एक ही टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। दैट्स वाई वो क्या करते हैं कि 6 सेमेस्टर तक मेजर चूज करने से पहले पहले जितना आप लोग की हायर एजुकेशन तक वो स्टडी होती है सारी करनी होती है आप लोगों ने। अच्छा जी, यहाँ पे पहली स्लाइड में मैंने सिर्फ ये इसका आप कह सकते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट है। टेबल ऑफ कंटेंट ये है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम दो तरह की एनर्जी को स्टडी करेंगे, एक होगी केमिकल एनर्जी और दूसरी होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें आप लोगों को ये अभी जो मैंने स्लाइड्स बनाई है, मैंने जहां तक आज डिसाइड किया था कि ये लेक्चर यहाँ तक होगा, वहां पे एंड पे आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। तो ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन छोटे होते से लेके आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। रिडॉक्स रिएक्शन वो है जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन रिएक्शन को इकट्ठा स्टडी करते हैं। और ये भी पता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन की 3 तरह से डेफिनेशन की जाती है और रिडक्शन रिएक्शन की भी 3 तरह से डेफिनेशन की जाती है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें आप लोग कहते हो गेन ऑफ ऑक्सीजन है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड लूज ऑफ हाइड्रोजन है। जबकि इसके बिल्कुल ऑपोजिट रिडक्शन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें आप लोग हाइड्रोजन का गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन का भी गेन करते हैं, बट लूज ऑफ ऑक्सीजन करते हैं। तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी फॉलो हो सकती है एक रिएक्शन में, एक कंप्लीट केमिकल रिएक्शन में। और तीनों के बजाय दो भी फॉलो हो सकती हैं और एक भी फॉलो हो सकती है। जरूरी नहीं है कि कोई भी सारी तीनों इकट्ठी ही फॉलो हो, और ये बहुत मुश्किल होता है कि तीनों इकट्ठी हो।
एक भी फॉलो हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीनों भी फॉलो हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी जो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। जरा यहाँ पे देखें तो कॉपर सल्फेट जब जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक मेटल रिएक्शन के बाद जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट कॉपर के बाद कॉपर सल्फेट कॉपर पॉजिटिव टू आयन के बाद कॉपर। आप जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने लिखा कि जिंक ऑक्सीडेशन रिएक्शन में गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है। यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है तो मैं उसी के लिहाज से बात करती हूँ, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिहाज से। जिंक मेटल पहले जीरो स्टेट में थी, यहाँ पे आप लोगों को सबको नजर आ रहा है। तो जिंक मेटल चूंकि जीरो स्टेट के अंदर थी, जब उसने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया जो कि कॉपर सल्फेट में कॉपर पॉजिटिव टू स्टेट के अंदर मौजूद था, जिंक मेटल जीरो स्टेट से टू इलेक्ट्रॉन उसके प्रोवाइड करती है कॉपर पॉजिटिव टू को, और उसको दो इलेक्ट्रॉन देने के बाद खुद जिंक पॉजिटिव टू में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसने क्या किया है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। जब इसके इलेक्ट्रॉन दोनों लूज हो गए तो ये जिंक पॉजिटिव टू में कन्वर्ट होगी, तो यहाँ पे हुई है ऑक्सीडेशन। जिंक जीरो से जिंक पॉजिटिव टू में जाना इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और कॉपर सल्फेट में कॉपर जो पॉजिटिव टू की फॉर्म में मौजूद था, जब वो दो इलेक्ट्रॉन गेट करता है कहाँ से, जिंक से, तो वो चेंज हो जाता है कॉपर जीरो स्टेट में। यहाँ पे पॉजिटिव टू और जीरो स्टेट ये शो करती हैं, क्योंकि ये प्लस टू से जीरो में गया है तो यहाँ पे हो गई रिडक्शन। अब पीपीएससी में कुछ क्वेश्चन इस तरह से होते हैं कि अच्छा आपको कैसे, मतलब वहां पे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, नहीं सिचुएशन तो सीधा सीधा सेंटेंस होता है कि मतलब आप थ्योरेटिकली देख के किस तरह से इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि आपका ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन। तो अगर पॉजिटिव टू स्टेट किसी भी एलिमेंट की इंक्रीज करना शुरू कर दे तो आपको होगा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती जा रही है। लेकिन अगर उसी पॉजिटिव टू में कमी आ जाए, पॉजिटिव टू से वो पॉजिटिव वन हो जाए, जीरो हो जाए, या नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाए, तो आप लोग कहोगे यहाँ पे रिडक्शन हुई है। ठीक है, ये सिंपल है। यहाँ पे तो मैंने बता दिया ना कि ये कॉपर जिंक से पॉजिटिव जिंक सल्फेट, जाहिर सी बात है वो जिंक फिर पॉजिटिव टू में चला गया है तो वो सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट बना देगा। बट कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें वो पॉजिटिव थ्री से पॉजिटिव टू में चला जाता है, पूरा जीरो स्टेट में नहीं जाता। मेरी बात समझ रहे हैं ना? कुछ रिएक्शन आप लोगों ने खासे, आप लोग फेमिलियर है इस तरह के रिएक्शन में, जिसमें क्या होता है कि एक हायर स्टेट से लोअर स्टेट में चला जाता है, बट वो कंप्लीटली मतलब वो जीरो स्टेट में नहीं जाता। तो वहां पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही होती है, लेकिन बस आप लोगों को देखना होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना फर्क पड़ा है। ठीक है, अगर तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव की बजाय पीछे जाना शुरू हो गई है जीरो स्टेट की तरफ, तो आप कहोगे यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। और अगर वहां पे पॉजिटिव स्टेट बढ़ती जा रही है तो आप कहोगे वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है। वजह क्या है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन मजीद निकलना शुरू हो गए हैं। तो ये तो एक बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट था, ये आप लोगों को सबको पता होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। रिड्यूस रिडॉक्स एजेंट्स भी कह सकते हैं इनको। इसमें ऑक्सीडाइजिंग प्लस रिड्यूसिंग एजेंट शामिल है। अच्छा, इसमें दो तरह के एजेंट्स हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द स्पीशीज विच ऑक्सीडाइज द अदर। ठीक है, अदर से मुराद ये है कि ये ऐसी स्पीशीज होगी, एक कंप्लीट केमिकल रिएक्शन लिखें और उस केमिकल रिएक्शन में वो स्पीशी जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करे या ऑक्सीडाइज कर दे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लेकिन वो जो इसके बरक्स रिड्यूसिंग एजेंट वो वाला होगा जो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, दूसरी स्पीशी को इटसेल्फ। मैं इसकी मिसाल आपको देती हूँ, ये भी पीछे वाले ही चलते हैं। यहाँ पे देखें, अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक ने कॉपर को किस चीज में हेल्प आउट किया? चैट में आप लोग बता सकते हैं। जिंक ने, मुझे बताएं कि जिंक ने कॉपर की क्या करवाई है। प्लीज कोई एक बच्चा बताए कि जिंक ने कॉपर को रिड्यूस करवाया है या ऑक्सीडाइज करवाया है। जिंक की खुद ऑक्सीडेशन हुई है बच्चे, जिंक ने ऑक्सीडाइज नहीं करवाया। जिंक ने क्या करवाई है, रिडक्शन करवाई है। जिंक बेसिकली कॉपर को रिड्यूस कर रहा है। खुद उसने क्या किया है, खुद उसने दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं, उसकी खुद इटसेल्फ ऑक्सीडेशन हुई है, बट उसने क्या किया है, दूसरे को कॉपर को रिड्यूस किया है, उसको पॉजिटिव टू से जीरो में लेके गया है। ठीक है, तो जब वो जीरो में लेकर गया है तो वो देखें जरा, आप लोग क्या कहोगे इसको, कि वो चूंकि उसने हेल्प आउट किया है कॉपर का कि वो चेंज हो जाए, अपनी जो है रिडक्शन उसकी हो जाए, उसकी हेल्प की है रिडक्शन करवाने में कॉपर की, तो वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल होगा। ठीक है,
जितनी भी मेटल्स हैं, ये बात आप लोग पॉइंट आउट कर लें। एक पास ना रजिस्टर रखा करें, थोड़े थोड़े पॉइंट जो है ना वो बताने वाले होते हैं, बिल्कुल थोड़े थोड़े, एक बिल्कुल बुलेट्स के फॉर्म में आप लोगों को बताए जाएंगे। जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी की सारी रिड्यूसिंग एजेंट्स होती हैं, ठीक है। वो हेल्प करती हैं कि वो क्या कर सकें, वो दूसरी जो भी उसके साथ कोई सी चीज रिएक्ट कर रही है उसको क्या कर सके, रिड्यूस करवा सके। अच्छा, आप पूछेंगे कैसे, इसके पीछे का जरा मैकेनिज्म समझिएगा। मेटल आप कहते हैं कि वो तमाम चीजें जो क्या करती हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन दे देती हैं। यही कहा हुआ है ना आप लोगों ने, छोटे होते से पढ़ा हुआ है कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे देती हैं। तो अगर आप लोग ये ध्यान दो इस चीज पे कि वो तमाम चीजें जो इलेक्ट्रॉन दे देती हैं, वो क्या करती हैं, दूसरी कोई ऐसी स्पीशीज होगी जो उस इलेक्ट्रॉन को लेगी, तो उस चीज का क्या हो जाएगी, उस चीज की रिडक्शन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि मेटल जब भी रिएक्ट करेंगी तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगी, और वहां पे एट द सेम टाइम कोई ऐसी चीज होगी जो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। तो जो चीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उसकी तो हो गई रिडक्शन। इसका मतलब है कि मेटल ने हेल्प की है उस चीज की कि तुम रिड्यूस हो जाओ। तो वो रिड्यूस होगी तो सारी की सारी मेटल तकरीबन वो सारी की सारी क्या होती है, रिड्यूसिंग एजेंट्स होती हैं, और वो दूसरे को रिड्यूस करने में हेल्प आउट करती हैं। इसके बरक्स अगर नॉन मेटल्स की बात की जाए तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करती हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेती हैं, एक्सेप्ट करती हैं दूसरी चीज से, और एक्सेप्ट करने के बाद उसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन अगली चीज की जिससे उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। तो वो क्या हुई फिर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो मैं नेक्स्ट चलती हूँ। मुझे प्लीज चैट में बता दें, तो फिर मैं नेक्स्ट चलती हूँ। जी मैम, क्लियर है। जी ठीक है, ओके। तो ये रिएक्शन के टाइप्स मैंने लिखी हुई हैं, ये भी आप लोगों को सबको पता है कि दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक आप लोग पढ़ते आए हो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और इसके साथ मैंने एग्जांपल भी एक कोट की हुई है। अगर स्पॉन्टेनियस की बात की जाए तो आप कहते हो कि ऐसे तमाम रिएक्शन जो खुद ब खुद होते हैं, जिनको किसी भी बैरूनी एजेंट या आप लोग कह सकते हो एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एड या किसी भी इस तरीके कार की जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद हो रहे होते हैं। तो ऐसे तमाम रिएक्शन जो खुद ब खुद हो रहे होते हैं उनको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। और इसके एक जो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन की डेफिनेशन है वो ये डेफिनेशन है कि अगर आप वो थोड़ी सी एनर्जी लगा दो और वो फिर उसके बाद वो रिएक्शन खुद प्रोसीड होता रहे, तो आप कहते हो वो भी जो है ना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एग्जाम्पल में आता है। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर की बुक में। इसके बाद अगर नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करें तो वो खुद ब खुद नहीं होते, उनको कराने के लिए आप लोगों को किसी ना किसी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे आप लोगों को आइस क्यूब्स दिखाए हुए हैं। अगर आइस क्यूब की बात करें तो अगर आप इनको इन्वायरमेंट में रख दो या वैसे रख दो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये है कि ये मेल्ट होगी, ठीक है, खुद ब खुद मेल्ट होगी, आप लोगों को कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को वाटर से आइस ट्रांसफॉर्म करवानी है तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर रिड्यूस करवाना पड़ता है। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो स्पॉन्टेनियस है, बट जो फॉर्मेशन ऑफ आइस है वो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट स्लाइड, सो आई एम गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ऑक्सीडेशन स्टेट पे छोड़ा था। ऑक्सीडेशन स्टेट सबको पता है, एपरेंट चार्ज, या आप लोग कहते हो कि किसी भी स्पीशीज में, केमिकल स्पीशीज में मौजूद अगर कोई केमिकल कंपाउंड है उसमें मौजूद कोई भी जो केमिकल एंटिटी है, उसके ऊपर जो एपरेंट चार्ज होता है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि उसने गेन या लूज किए होते हैं उस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के अंदर, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। तो आप लोग गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम इन अ केमिकल स्पीशीज भी कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हो एपरेंट चार्ज जो किसी भी स्पीशीज में मौजूद होता है वो आपका ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर भी कहा जाता है इसे। अच्छा, कुछ रूल तो इसके बिल्कुल सीधे सीधे थे, वो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर 9 10 में पढ़े हैं कि फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी, ठीक है, ये वेल डिफाइंड है। और फ्री स्टेट में कोई भी केमिकल कंपाउंड हो जब तक कि वो आयनिक फॉर्म में मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पर CaSO4, मैं कहूँ कि CaSO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, आप कहोगे जीरो है मैम। जीरो क्यों है भाई? जीरो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरे कंपाउंड का नाम लिया है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट, मैं नहीं आप लोगों को वहां पे टारगेट करके नहीं बता रही कि सल्फर की बताओ, कैल्शियम की बताओ, नहीं। मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ पूरे कंपाउंड की जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा जीरो होती है। फ्री स्टेट में चाहे कोई एलिमेंट है चाहे कंपाउंड है, वो फुल फॉर्म में साल्ट फॉर्मेशन में मौजूद है, तो आप लोग कहोगे कि वो जीरो स्टेट में होता है हमेशा का, ठीक है। साथ ही एक एग्जांपल मैंने कोट की हुई है, वो जरा आप लोग देख लें, सबको पता है कैसे एग्जांपल सॉल्व हुई है। अच्छा, कुछ स्लाइड में ना मैंने हैंड रिटन भी लिखा हुआ है क्योंकि वो मुझे अच्छी नहीं मिलती थी क्रोम से या गूगल वगैरह से, तो कुछ में हैंड रिटन भी लिखी हुई है। यहाँ पे सोडियम सल्फाइड है।
सोडियम सल्फाइड की बात करें तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज होता है, 2 है तो पॉजिटिव 2 हो गया। ऑक्सीजन के ऊपर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग फाइंड कर रहे हो और उसको एक्स से शो किया हुआ है। सोडियम सल्फाइड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन स्टेट 0, एक तरफ मैंने 0 लिखा हुआ है, ये 0, ठीक है। इसके बाद देखें, सोडियम की लगाई आप लोगों ने, ऑक्सीजन की आप लोगों को पता है -2 होती है, 3 ऑक्सीजन के एटम है, आप 3 से उसको मल्टीप्लाई करके -6 आ जाएगा। -6 इधर माइनस है, उस तरफ जाकर +6 हो जाएगा। या आप लोग इधर ही उसने कर दिया है, 2 में से -6 तो -4 आ गया, x-4 और फिर इधर जाके +4। इसका मतलब जो यहाँ पे सोडियम सल्फाइड में अगर बात की जाए तो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, ठीक है। ये एग्जांपल आप लोगों ने, ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि ये आप लोगों को एक दफा रिवाइज हो जाए, मुझे पता है ये सबको आता है, ग्रेजुएटेड बच्चे हैं, सबको सब कुछ आता है। हाँ, आगे देखिए, जो दूसरा रूल है वो ये लिखा हुआ है कि फॉर मोनोटॉमिक आयंस द ऑक्सीडेशन स्टेट इज गिवन बाय द चार्ज ऑन द आयन। जो मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है इसको जरा क्लियर करें। कोई भी मोनोटॉमिक आयन है, वो मोनोटॉमिक आयन जिसके ऊपर सिंगल चार्ज मौजूद है, वो सिंगल चार्ज ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने मोनोटॉमिक आयन सोडियम लिखा हुआ है, इसके ऊपर +1 गिवन है, तो आपको होगा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। इसके अलावा अगर मैं क्लोरीन लिखती, क्लोराइड आयन, तो उसके ऊपर Cl-1 होता, तो आप कहेंगे कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। ऑक्सीजन की भी इस एग्जाम्पल में कोट है, वो भी आप देख लीजिएगा कि उसकी -2 है, क्योंकि वो मोनोटॉमिक आयन है। लेकिन अगर आप डायटोमिक आयन की बात करें, जैसे SO4, ठीक है, SO4 एग्जाम्पल तो खैर मैंने कोट करनी चाहिए थी, मुझे नहीं की हुई मैंने। SO4 की बात करेंगे तो आप लोग क्या कहोगे, क्या SO4 का कंप्लीट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है? कोई बच्चा बता सकता है कि क्या आप लोग कह सकते हो कि SO4 की -2 है, सल्फर की -2 है, ऑक्सीजन की -2 है, या SO4 की -2 है? उसमें क्या तरीकेकार है, कोई एक बच्चा मुझे बता सकता है? सल्फेट की बात कर रही हूँ, SO4 -2, ठीक है, सिर्फ सल्फेट की। मैम पूरे सल्फेट के ऊपर -2 काउंट होता है? बिल्कुल, उसके ऊपर बिल्कुल पूरा, पूरे के ऊपर ही होगा। और अगर मैं अलग अलग उसकी बात करूंगी तो सल्फर की अलग से आप लोग कैलकुलेट करोगे, और ऑक्सीजन की यानी कि अलग करके जो दोनों को कॉमुलेट करके बाद में जो आता है वो सल्फेट के ऊपर होता है। ये हो गया इसका दूसरा रूल। अब इसके तीसरे रूल पे चलते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप लोगों ने छोटे होते से पढ़ी हुई है कि ये सारी की सारी पहला रूल और दूसरा रूल भी पढ़ा होगा, सिर्फ फर्क आता है वो रूल। मैं इससे नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा ना, तो तीसरा या चौथा रूल है, वहां पे फर्क आना शुरू होता है, वहां पे थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा गौर करना पड़ेगा, थोड़ा सा बस। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है कि सर्टेन एलिमेंट्स व्हेन प्रेजेंट इन कंपाउंड हैव कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अल्कली मेटल जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगी वो +1 ही रहती हैं, बिकॉज दे आर बिलोंग टू ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। अगर आप लोग ने उसका दूसरा इनर शेल का इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वेरी हाई आप लोगों को आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अल्कलाइनेट मेटल की बात करें तो वो हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं, क्योंकि उनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की हमेशा +1 होती है, एक्सेप्ट वन, दैट इज द मेटल हाइड्राइड। जब भी हाइड्रोजन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है और मेटल हाइड्राइड बनाता है, तब हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 हो जाती है। ये रूल वैसे बताने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने कहा फिर भी कुछ लोगों को हाइड्राइड्स के बारे में नहीं इतना मतलब होता है, तो इसलिए मैंने ये वाला कोट कर दिया। हाइड्रोजन की सम में 1 है, +1 सब में। जिस तरह ये बाकी अल्कली मेटल शो करती हैं, ये भी ग्रुप 1 का ही मेंबर है, तो इसलिए ये भी +1 शो करता है। बट मेटल हाइड्राइड्स की बात करें तो वहां पे आके ये -1 शो करता है, क्योंकि तब मेटल के साथ इसका रिएक्शन हुआ था और ये तब नॉन मेटल के तौर पर बिहेव करता है ड्यू टू द पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट जो है वो ये है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये है कि ऑक्सीजन की हमेशा -2 होती है। सिर्फ 2 जगह पे इनका फर्क होता है, एक है पेरोक्साइड में। पेरोक्साइड में आपको पता है इसकी कौन सी होती है, किसी बच्चे को पता हो? चैट ओपन कर सकते हैं या वैसे -1/2। नहीं नहीं, -1। बेटे पेरोक्साइड की कौन सी, ये नीचे मैंने एग्जांपल कोड की थी इसीलिए मैंने कोड किया है। अगर पेरोक्साइड का फॉर्मूला देखो H2O2, इसका मतलब हाइड्रोजन की, एक ही हाइड्रोजन की +1, दूसरे हाइड्रोजन की भी +1, तो टोटल +2 हो गया। तो ऑक्सीजन 2 लगे हुए हैं, इसका मतलब पेरोक्साइड में हमेशा -1 होती है। मैं एक दफा चैट चेक कर लूं, किसी बच्चे ने -1 कहा हुआ है? नहीं, -1 होती है, हाँ जी कहा हुआ है। आई डोंट नो ये कौन है, ताहिर, ठीक है। -1 होती है पेरोक्साइड में।
और जो सुपर ऑक्साइड है ना, वो बात है -1/2, उसमें हाफ हाफ होती है। और सुपर ऑक्साइड है KO2। मेरे पास अभी जो फिलहाल जो एग्जांपल मुझे याद आ रही है जहन में, वो KO2 की थी, मुझे वो भी कोट करनी चाहिए थी। KO2 की बात करो तो पोटाशियम +1 और ऑक्सीजन उसके साथ 2 लगे हुए हैं, तो उसके साथ कोई ऐसा आयन होना चाहिए था जिसका -1 होता। तो KO2 इज अ सुपर ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन की -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। दो ऑक्सीजन है, दोनों -1/2 होंगे तो वो मिलके इकट्ठे एक बना देंगे। तो इस तरह से आप पर ऑक्साइड की बात याद रख लें, सुपर ऑक्साइड खुद याद रहेगा। वैसे ऑक्सीजन की नॉर्मल आप सब लोगों को पता होगी, पर ऑक्साइड की याद रख लें। मोनो जो सुपर ऑक्साइड है वो खुद ब खुद आप लोगों को जहन में आ जाएगा। और पर ऑक्साइड भी अगर आपको नहीं ना याद रहता तो ये सिंपल सी एग्जांपल है, इस एग्जांपल के जरिए याद रख लें। ये एग्जांपल हर किसी को पता होती है, क्योंकि ये आप लोगों को पता है, ये आमतौर पे एंटीसेप्टिक के तौर पर भी ये आप लोगों को मिलती है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और उसके ऊपर ये फॉर्मूला लिखा होता है। नेक्स्ट जो है वो है हैलोजन। हैलोजन के बारे में आप लोगों को पता है सबके, ये 7 ग्रुप से बिलोंग करते हैं और इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये -1 की ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे जो .6 है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने PPSC का दिया था 2022 में, उसमें जो पहला एक क्वेश्चन आया था वो ये क्वेश्चन था, जो मैंने साथ ही एग्जाम्पल में कोट किया है कि मीथेन के अंदर CH4 के अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे थोड़ी कंफ्यूजन थी, क्यों? क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल नहीं पढ़े हुए थे तब। उसके बाद मुझे आके पता चला, खैर हो तो गया, लेकिन फिर भी ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल पढ़ने पूरे पढ़ते थे, तो जो मैंने वहां पे काम खराब किया था, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रूल है ये है कि फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड वी मस्ट बैलेंस द अदर एटम। अदर एटम से मुराद ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के अलावा हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोकार्बन हैं। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सबको पता है, वो आपने बैलेंस करनी है। इसके अलावा अगर कोई हेट्रो एटम लगा है उसके साथ, उसको भी बैलेंस कर दे। सब के सबको क्या कर ले, लिख ले। फिर उसको बैलेंस आउट करने के लिए ना, मैं मिसाल भी दूंगी आपको, उसको बैलेंस आउट करने के लिए जो बाकी रह जाएगा ना, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, वो कार्बन के ऊपर आएगा। पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आएगा, डेफिनेटली आएगा। मैं अभी दिखाती हूँ आपको, देखें CH4 में देखें तो 4 हाइड्रोजन लगे हैं, चारों हाइड्रोजन पर +1 +1 +1 मौजूद है। आपने कहा कि कंपाउंड की टोटल स्टेट 0 है। इसको 0 कैसे कर सकते हो, जब कार्बन के ऊपर क्या आएगा, -4 चार्ज आएगा। तो -4 कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो ये जाहिर करती है कि बाकी हाइड्रोजन को बैलेंस आउट करने के लिए इस कार्बन ने अपने ऊपर -4 का चार्ज लिया है। दैट्स वाई। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सॉरी ऑर्गेनिक के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबको इसी तरह से करना है सेटिस्फाई। कोई उसके साथ हेट्रो एटम है, कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है, कुछ भी, उनको बैलेंस आउट कर लें। और बैलेंस आउट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने सिर्फ कार्बन के ऊपर वो रखना है जो उस पूरे कंपाउंड को 0 कर दे। अगली एग्जांपल देखें, इसलिए मैंने 3 एग्जांपल दी थी। दूसरी एग्जांपल में अल्कोहल है, O के ऊपर है -2 चार्ज। मैं आपको बताती हूँ उसने -1 क्यों लिखा हुआ है। साथ है हाइड्रोजन, उसके ऊपर है +1, -2 +1, तो मिलके बन गए -1, इसलिए उसने -1 लिखा हुआ है। इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। नेक्स्ट है, और उसके ऊपर हाइड्रोजन जो है वो +1 +1 +1 करके +3 हो गया। +3 में से अगर -1 कर दें तो क्या बचता है, +2। अब कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा कि वो 0 हो जाए, वो +2 है, तो कार्बन के ऊपर आएगा -2। एक तो वो तरीकाकार मैंने पीछे भी समझाया है ना आपको, आप उसको एक्स लिख लो और उसको बराबर कर दो 0 के, तो सारी चीजें इधर से उधर उठा के लेके जाओगे तब भी निकल आएगा। और एक तरीकाकार आसान सा, जो आप लोगों को पता है क्योंकि केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, ट्रिक आती है। बाकी सबको बैलेंस करो, ठीक है, और जो चार्ज रह जाएगा वो इस कार्बन के ऊपर डाल दो ताकि वो 0 कर दे उसको, ठीक है। और लास्ट वाली एग्जाम्पल है वो आप लोग खुद करेंगे, जो आप नीचे दिया हुआ है मुझे पता है। आप लोग जरा इसे खुद करके देखें कि क्या वो आपके जवाब के बिल्कुल मुताबिक बनता है या नहीं बनता। सिर्फ आपके पास 1 मिनट है, जरा जल्दी कीजिएगा। जिस बच्चे का हो जाएगा वो प्लीज या तो हैंड रेज कर दीजिएगा या चैट में डन कर दीजिएगा, ठीक है। सो दैट मुझे पता हो 2 या 3 बच्चों का हो गया है तो मैं आगे चलूं। नहीं होगा तो नो टेंशन, कोई चीज किसी किस्म की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। ग्रुप इसीलिए बनवा रही हूँ व्हाट्सएप का, कोई क्यूरी रह जाए, कोई कहीं से कोई क्वेश्चन रह जाए जो हम लोग चैट में या ड्यूरिंग लेक्चर नहीं बता सके,
या वैसे तो मैं हर लेक्चर में एंड पे 5 से 10 मिनट दिया करूंगी कि आप लोग मुझे बता दो कहीं से समझ ना आई हो या बहुत स्पीड अप हो गया और वो स्लाइड्स वो फिर मैं आप लोगों को बता दूं। बट अगर बिल्कुल सही समझ आ रही है तो आप वेल एंड गुड। फिर मैं चलती जाऊंगी और वो व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग बाकी सारी चीजें कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, एक मैंने डन कर दिया है, इरम। ठीक है, हो ताहिर। गया मैम। चलिए ठीक है। अच्छा बच्चे, एक बच्चा मुझे कोई एक अपना माइक ऑन करके बता दें कि NH2 के ऊपर -1 का चार्ज क्यों आया था। लेकिन आपने डन कर दिया, कोई मसला नहीं बच्चे। लेकिन मैंने इसीलिए आप लोगों से कहा कि अगर आप लोगों को कोई क्यूरी रह जाए तो आप पूछ लें। मैं इस चीज से मतलब आप लोगों को नहीं जज करूंगी कि किसी ने मुझसे पूछा है ग्रेजुएट के बाद ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो इट्स नॉट मतलब कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है। तो आप लोग हमेशा इस वाली कम्प्लेक्स से या इस तरह की चीजों से निकल आओ। मैं आप लोगों को समझाती हूँ यहाँ पे होगा क्या। कोई मसला अस्सलाम नहीं, आप वालेकुम मैम। बच्चे को पूछो, कोई मसला नहीं। हाँ जी। जी कौन है? नाइट्रोजन। मैम वेरी गुड, ये किसने मेरी पूछा है? आवाज आ रही? हाँ जी हाँ जी, ये कौन है? मैम मैम इसमें अभी अक्सा। ना 2 जी ठीक हाइड्रोजन है है जी, अक्सा और बताएं। मैं हाइड्रोजन के में क्योंकि पता है कि मैम +1 इन है। NH2 जो और आयन है ना उस ऑटोमेटिकली पे जैसे कार्बन पे दो आता है ना कार्बन पे मतलब तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड हटा है। के कार्बन पे उसके साथ जाएगी। नाइट्रोजन के साथ है, तो दो सिंगल जो बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम है नाइट्रोजन के साथ, तो उस वजह से है क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, तो वो उन्होंने नेगेटिव चार्ज दिया उसको। अच्छा, चलें क्वाइट लेकिन आपका। हम वैलेंसी को भी तो देख सकते हैं ना, जैसे उसे हमने में पता होता है नाइट्रोजन की जो वेरी गुड, वैलेंसी है वो ये मोस्टली चीज -3 होती है ना। और जो हाइड्रोजन है उसने दो बिल्कुल, लिए हुए हैं, तो -3 और +2 तो फिर वो -1। ये सबसे मतलब मैं इसको अप्रोप्रिएट इस तरह रीजन है। से। वेरी गुड बेटे। आपका नाम क्या है? आ, ये सबसे अप्रोप्रिएट रीजन थी। नाइट्रोजन बेसिकली -3 की मैम वैलेंसी शो दूसरा। करता है। जी जी, ठीक है बच्चे। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। जी, तो नाइट्रोजन, -3 की है और वो ठीक है, +2, तो और फिर वो वो +2 -1 थे, दोनों इसीलिए को आया जब है। बैलेंस आउट हुआ तो वो -1 हो गया। और बाकी हाइड्रोजन चूंकि +3 है और वो -1 है तो +2 हो जाएंगे। और एंड पे कार्बन के पास -2 आएगी। अब आपको ये सब चीजें क्लियर है? मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, सॉरी, वो पता क्या हुआ था असल में, मैंने बहुत ज्यादा पेपर निकाले हुए हैं बट मैं सिर्फ और सिर्फ 2015 और 18 का, आई थिंक, या 2015 का ही पेपर जो है ना रीड आउट कर पाई थी। तो 2015 का जो पेपर था उसमें से 3 MCक्यू जो आज के लेक्चर के हवाले से थे वो मुझे फिलहाल वही मिले थे फिलहाल। लेकिन उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहती कि उससे ज्यादा कम भी होंगे या ज्यादा होंगे। लेकिन मुझे वो जो 3 मिले थे वो इस ऑक्सीडेशन स्टेट के 3 4 थे। 2018 का मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ। फॉर्माल्डिहाइड का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा, HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, उसका पहला सवाल ही ये था कि फॉर्माल्डिहाइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, वो पेपर जो है ना वो मैं पहले शेयर नहीं करूंगी, वो मैं बाद में शेयर करूंगी। वजह ये है कि मैंने खुद भी आप लोगों का टेस्ट देना है। तो आप लोगों को PPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करवाई जाए ताकि आप लोगों को पता हो कि ये किस तरह से गेट होते हैं, मतलब किस तरह से वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने 3 4 एग्जाम्पल से समझाया है ना, तो मैं अभी आपसे वो 3 4 सवाल आपको दिखाऊंगी भी जो PPSC में आए थे। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अब आप लोगों की ऑक्सीडेशन स्टेट की बिल्कुल तैयारी हो चुकी है। तो और ये एक बात कंफर्म कर लें कि PPSC में एक MCक्यू यहाँ से जरूर आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट से। अच्छा, अब हम फिलहाल नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैंने नेक्स्ट स्लाइड इलेक्ट्रोलाइट की डाली है। ठीक है, तो मैम फॉर्मल्डिहाइड में फिर 0 होगी। जी बिल्कुल जीरो होगी, कार्बन की जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसमें। मतलब ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड है ना, तो -2 और हाइड्रोजन पॉजिटिव कार्बन पॉजिटिव आपने बैलेंस। बॉन्ड की नहीं करनी है। आपने ये नहीं सोचना कि ये इसका बॉन्ड कितना बन रहा है या किस तरह से बन रहा है। आप लोगों ने सिर्फ ये देखना है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है। सिर्फ वो क्या गिनते हैं, वो आपके एटम्स गिनते हैं, वो बॉन्ड नंबर नहीं गिनते। ऑक्सीडेशन स्टेट में आप लोग बॉन्ड नंबर नहीं गिनते, ठीक है। जी कार्बन का मैम। सिर्फ यही रूल है, ठीक मैम है। वो एक्चुअली उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें मतलब बॉन्ड आ जाते हैं हाँ ना, तो जी, इस वजह से, लेकिन इसका है एक, तो एक ही ऑक्सीजन, तो -2। हाँ जी, इसका एक आसान हल है ना। आप लोग क्या करो, CH2O पढ़ लो उसको। आप लोग बॉन्ड उसकी बॉन्डिंग ओपन ही ना करो, तो आप लोगों के लिए इजी इजी हो जाएगा वो सारी चीजें, ठीक है। आप लोग डबल बॉन्ड जी ट्रिपल सही है। बॉन्ड पे मत जाइएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने इलेक्ट्रोलाइट की हेडिंग दी हुई है। इलेक्ट्रोलाइट भी आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रोलाइट ऐसी तमाम लिक्विड्स या मोल्टन स्टेट में मौजूद चीजें हैं जो कि एबिलिटी रखती हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकें, ठीक है। तो ऐसी कोई भी लिक्विड और molten state of chemical species which are able to conduct the electricity in their molten or the aqueous state of the solution is called as the electrolyte। और इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात की जाए तो 3 तरह के इलेक्ट्रोलाइट जो आप केमिस्ट्री में रीड आउट करते हो वो ये हैं। एक सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक थोड़ा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसके नेम से इंडिकेट है
ये क्या होते हैं कि ये कंप्लीटली आपके एक्वस सोल्यूशन में या मोल्टन फॉर्म में आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइज से मुराद ये आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। सारे के सारे जो भी चीज होगी वो पॉजिटिव फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में, पॉजिटिव और नेगेटिव के आयन और एनायन इन दोनों में चेंज हो जाएंगे, कंप्लीटली आयोनाइज होंगे और इसके अलावा क्या होंगे, वो बहुत ज्यादा उनकी एबिलिटी होगी कि वो बहुत ज्यादा कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को स्ट्रांगली। वजह क्या है? वजह वही है फिर से पीछे वाली, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा आयन होते हैं तो उनके अंदर एबिलिटी भी होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकें। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं ये भी कंडक्टर होते हैं, ये भी कंडक्टर होते हैं। इनमें क्या होता है कि ये भी आयनाइज करते हैं बट नॉट कंप्लीटली, कंप्लीटली 100% आयनाइज नहीं कर सकते, बल्कि ये पार्शली आयनाइज करते हैं और ये क्या कर सकते हैं, पार्शली ही कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। और लास्ट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अभी इसकी एग्जांपल आपको शो हो जाएगी, 2 मिनट रुके, अभी फिलहाल मुझे समझाने दीजिएगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसे तमाम सोल्यूशन जिसको जब एक्वस सोल्यूशन में उनको डिसॉल्व किया जाता है या उनको मोल्टन फॉर्म में मेल्ट किया जाता है, तो वो ना तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं नंबर एक, और ना ही वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो आयनाइज नहीं होते, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, बल्कि आयनाइज होते ही नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं कि वो फोर्सेस डेवलप करके उसमें सॉल्युबल हो जाते हैं। अच्छा, साथ एक एग्जांपल जरा चेक कीजिएगा, ये मैंने साथ दी हुई है। साल्ट है सोडियम क्लोराइड का, ये कंडक्ट कर सकता है, जब आप इसको पानी में डालते हो ये आयनाइज हो जाता है और आयनाइज होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। जबकि अगर शुगर की बात करें तो ये शुगर जो है ये अपने कंपाउंड में से मॉलिक्यूलर फॉर्म में उतरती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद होती है, इसलिए ये कंडक्ट नहीं कर सकती इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, इसमें जो बात आती है ना, जो क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता रही हूँ ना, मैंने जो पेपर रीड आउट किए हुए हैं, अगर मैं आपको ना भी बता सकी तो मैं उनके थोड़े से थ्रेटिकली व्यू से आपको बता दूं कि मैंने कहाँ पे कौन सी चीज रीड की है और क्यों मैंने ये स्लाइड डालने का मकसद क्या है। मुझे पता है ये बेसिक है, बट ये आप लोग याद रखें कि ये बेसिक जो है ना, ये आगे जाके बहुत ज्यादा, उसी दिन जहाँ पे आप बैठे होते हैं ना तो ये कहते हैं ये तो आप बहुत बेसिक था, ये तो 9-10 की बुक से भी आया हुआ है, लेकिन उस वक्त इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होता, ना ही आपने रिवाइज किया होता, ये सोच के कि ये तो आसान सा टॉपिक था तो ये तो मैं छोड़ देता हूँ, ये तो मुझे आता है, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। तो इलेक्ट्रोलाइट में भी आप एक्सपर्ट होंगे, बट यहाँ पे जो मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था, 2018 का था या 2015 का था, उसमें ये क्वेश्चन था कि, ये आगे देखिए इस स्लाइड में, उसमें क्वेश्चन था कि आपके पास एसिटिक एसिड है और वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बात ठीक है, बट उसकी आयोनाइजेशन मांगी हुई थी। अच्छा जी, ताहिर ताहिर ने कुछ पूछना है। जी ताहिर, ताहिर मुझे मैम आवाज। ये जो जी जी, पीछे पीछे कराई है ना वो दोबारा बता देना, NH2 वाली। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, उसकी वजह बता दूं आपको। हाँ वो कैसे जो है ना -2 आता है उसका समझ नहीं आई। अच्छा जी, नाइट्रोजन की बेसिकली वजह वो फिफ्थ ग्रुप से रिलेट करता है। फिफ्थ ग्रुप वाले के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को ऑक्टेट रूल कंप्लीट करेगा। इट मीन के नाइट्रोजन फिफ्थ ग्रुप से है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी होगी -3, नाइट्रोजन -3, और उस नाइट्रोजन के साथ फर्दर हाइड्रोजन 2 लगे हुए हैं, -3 +1 +1 कितना हुआ जी ताहिर, कितना हुआ, +2। +2 हाइड्रोजन का, और नाइट्रोजन का -3 करेंगे तो कितना बन जाएगा। -1। अब आ गई समझ आपको कि ये NH2 के ऊपर -1 क्यों लिखा हुआ है उन्होंने। जी जी मैम। ठीक ठीक। है, ओके जी। अब हम जरा अपनी स्लाइड पे आते हैं, मैं इधर थी। हाँ जी, वहां पे क्वेश्चन कुछ। मैम जो आपने नॉन इलेक्ट्रोलाइट का बताया था वो बता देती हैं दोबारा। जी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में मैंने कहा था कि आपके ये जो जितने भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना, बेसिकली ये ऐसे केमिकल कंपाउंड हैं जो सॉल्युबल होते हैं बट डिसॉल्व, आप उसे कहते हैं कि आप आयोनाइज नहीं हुए, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही सॉल्युबल होते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्म से मुराद ये है कि ऐसे तमाम, ये बेसिकली ज्यादातर ना कोवलेंट कंपाउंड वाले होते हैं, या मॉलिक्यूलर, आप लोगों ने सॉलिड लिक्विड वाले में पढ़ोगे ना मैम सना से, तो वहां पे वो आपको पढ़ाएंगी कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ना उनमें ये होता है कि उनमें मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, तो वो बेसिकली एज अ मॉलिक्यूल सॉल्युबल होते हैं, पूरे का पूरा मॉलिक्यूल। ये देखो जो शुगर के आगे मैंने दिखाया हुआ ना, C12H22O11, ये शुगर का पूरा फार्मूला एक एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में गया है। ऐसा नहीं हुआ कि कार्बन अलहदा हो गया, हाइड्रोजन अलहदा हो गया, ऑक्सीजन, यानी कि एटम डिसोसिएट नहीं होते,
सिर्फ मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते हैं। तो मॉलिक्यूल की डिसोसिएशन की वजह से पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर तो फिर भी चार्ज जीरो है। अगर चार्ज जीरो है तो इसका मतलब ये इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन तो फ्लो नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन तो तब फ्लो करें जब उनकी आयन फॉर्मेशन हुई हो। तो आयन फॉर्मेशन हुई नहीं, ना ही ये तो पूरे मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहे। इस वजह से क्या होता है कि ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। मैंने ये वाली रिकॉर्डिंग पे लगाई थी, लगी हुई है ना रिकॉर्डिंग पे? जी मैम लगी हुई है। ठीक ठीक जी है। मैम लगी हुई है। ठीक है, जी समझ आ गई। आगे इस चीज की समझ। तो अब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये क्वेश्चन आया था, वो फिर से पीपीएससी वाला क्वेश्चन में बात करने लगी थी। वो क्वेश्चन कुछ यूं था कि एसिटिक एसिड है, आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट है। उसने नहीं ये पूछा, उसने ये पूछा कि अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसकी आयनाइजेशन ऑलमोस्ट कितनी होगी, ठीक है। और उसमें जो ऑप्शन गिवन थे वो चार ऑप्शन थे, और चारों ऑप्शन में एक तो बहुत ही नेगेटिव था। कि उसमें कंपैरिजन इस तरह से पूछा हुआ था कि एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो आप किस तरह से कर सकते हो इनको रिकॉग्नाइज। तो उनके दरमियान रिकॉग्नाइज के लिए उन्होंने जोड़ो जोड़ो की फॉर्म में उनकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दी हुई थी। वो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन से आप पता चला लेते हैं कि आप लोगों का वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग है, या आप लोग कह सकते हो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आती है जीरो, ठीक है। क्योंकि वो आयनाइज ही नहीं होंगे तो उनकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी जीरो होगी। बेसिकली डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है क्या? इट इज डिफाइंड एज द, ये ऐसे डिफाइन की जा सकती है कि ये किसी भी स्पीशीज की मेजर है कि वो कितना आयनाइज हुआ है। डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द आयनाइजेशन। किसी भी स्पीशीज वो कितनी आयनाइज हुई है किसी सोल्यूशन में जाके, वो उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगी, ठीक है। आयनाइज से मुराद वो आयन में कन्वर्ट हुई है। अगर आपके पास कोई कह दे कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन में मेरे पास इस मटेरियल की जीरो आई है, आप बगैर देखे कह दे कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अगर आपके पास डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का कंपैरिजन पूछ रहे हैं, नेगेटिव में बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव में, नेगेटिव जगह से ये मैंने जहां पे दिया हुआ है 4 मल्टीप्लाई -2, फिर भी थोड़ी नॉर्मल है। इससे भी थोड़ी छोटी आएगी वैल्यू तो आपको होगा ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप डेफिनेटली वो तो पॉजिटिव फॉर्म में होंगे, या तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन उनकी या बहुत ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी नीचे लिखी हुई है मैंने कि द फ्रैक्शन फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्यूट व्हिच आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ आयन। के सारे मॉलिक्यूल जो आपके सॉल्यूशन में मौजूद हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उनमें से जो वो फ्रैक्शन जो आपकी आयनाइज हो चुकी है, उसको आप लोग क्या कहते हो कि वो आयनाइज हो चुकी है, तो वो उसकी डिवीजन करते हो। फ्रैक्शन ऑफ दैट मॉलिक्यूल विच आर आयनाइज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप दोनों को डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो होगा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि परसेंटेज आयनाइजेशन क्या है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से और आपके पास जवाब आ जाएगा परसेंटेज आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आपको ये निकालनी आनी चाहिए। परसेंटेज हर किसी को निकालनी आती है, और जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो परसेंटेज आता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन नहीं आता। लेकिन अगर आपको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालनी नहीं आएगी तो आप लोग कभी भी परसेंटेज भी नहीं निकाल सकोगे। निकालते कैसे हैं वो आपको देगा कि यहाँ से इतनी स्पीशीज जो है वो आयनाइज हो चुकी हैं, और इतनी जो है वो टोटल सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है। तो क्या करें कि आप मुझे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, परसेंटेज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकाल दें, तो आप लोग इजीली निकाल सकते हो। जो आयनाइज है उसको ऊपर रखें, जो अनआयनाइज फॉर्म में मौजूद है उसको नीचे रखें, और मल्टीप्लाई 100 कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जी क्लियर है यहाँ तक? मैम ये जो साथ दिया हुआ है कैलकुलेशन, जी जी। इसका क्या लिंक है इस टॉपिक के साथ? मतलब ये ये वाला जो जी, आयनाइजेशन, ये उसका फार्मूला है? हाँ जी, फार्मूला है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का फार्मूला है। के ए जो है ना वो बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ आयोनाइजेशन है। कि आपको कोई एक इक्वेशन दी हो और इस इक्वेशन के आगे लिखा हो कि आयनाइजेशन कांस्टेंट, उसको के आई की फॉर्म में भी कोई लिख सकता है। ये आयनाइजेशन कांस्टेंट है इस इक्वेशन का। आपके पास आपको पता चल गया कि आपकी टोटल स्पीशीज में से इतनी स्पीशीज आयोनाइज हो चुकी हैं, ठीक है। आपको वो पता होगा। ऊपर उसने जब क्वेश्चन दिया होगा तो तब ये भी लिखा होगा कि इस सोल्यूशन की टोटल कंसंट्रेशन इतनी थी। अब आपके पास दो चीजें आ गई, एक तो वो जो आयनाइज हो चुकी है, दूसरी वो जो जिसकी टोटल कंसंट्रेशन है। नीचे टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन लिखनी है, ऊपर जो है ना वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द आयनाइजेशन लिखना है। दोनों को डिवाइड करके अंडर रूट लेना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। चैट में किसी ने कुछ पूछा हुआ है। हाँ जी, वैल्यू को देख के आप इस तरह से बताएंगे। अच्छा, आप रेंज ऑफ की बात करें तो रेंज तो नहीं इसकी होती, लेकिन मैं कह रही हूँ कि नेगेटिव में वैल्यू आएगी 10⁻⁻², -3, -1 से पीछे, 1 से पीछे चले जाएंगे तो 1 से पीछे जितने भी जाएंगे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, और 1 से ऑनवर्ड जितने भी आएंगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा।
0 नॉन इलेक्ट्रोलाइट की निशानी है, क्योंकि वो आयनाइज ही नहीं होंगे। ठीक है, अब क्लियर है? नेक्स्ट चले। जी मैम क्लियर है। जी जी मैम इसके रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन दे देती हैं? जी जी जरूर। मैं अभी आप लोग फिलहाल तो मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट की एक असाइनमेंट है। आज तो मैं आप लोगों को ग्रुप बनाएंगे ना आप लोग मेरा, तो मैं आप लोगों को वो भेजूंगी कल तक, या आपको संडे वाले दिन लाजमी आप लोगों को डिग्री ऑफ फाइनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा मैंने सिर्फ 2015 और 2018 इन दोनों के पेपर स्टडी किए हैं, बाकी 2020 का रहता है और 2022 का तो मैंने खुद दिया हुआ है। तो 2022 में अगर मैं डिग्री ऑफ फाइनाइजेशन का, वो मैंने आप लोगों को खुद बता दिया है कि वो मैंने कहाँ पढ़ा था, वो एस्टिक एसिड वाली एग्जांपल वो हम लोगों ने खुद दिया था। ठीक है मैम। ठीक है जी। नेक्स्ट है इसी इसी टॉपिक को लेके इलेक्ट्रोलाइट का एक दो दो क्वांटिटीज और आती हैं, और ये भी जब मैंने पेपर दिया था, ये ट्रांसपोर्ट नंबर मैंने वहां से ही उठाया है। ये आया था आयनिक, ये बहुत आसान है। आयनिक मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट नंबर दो चीजें हैं। आयनिक मोबिलिटी क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन क्या है, एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर आप लोगों ने एक चीज डाली, आयनाइज किया उसको, ठीक है, वो आयंस की फॉर्म में मौजूद है, चाहे स्ट्रॉन्ग है चाहे वीक है, नॉन तो बनाएंगे नहीं ना, स्ट्रॉन्ग या वीक उसकी बात करते हैं। उसमें मौजूद जो आयन है वो कितनी तेजी से मूव करता है, उसकी स्पीड is called as the ionic mobility. Measure of velocity of an ion at the potential gradient of 1 voltmeter। ये क्या बता रहा है, जब आप उसके अंदर इलेक्ट्रोड रखोगे, आपको कैसे पता चलेगा बच्चे कि वो आयन मूव कर रहा है? तभी पता चलेगा ना जब आप उसके अंदर इलेक्ट्रोड को इंसर्ट करोगे। जैसे ही वो इलेक्ट्रोड उसके अंदर जाएगा, आप उसके ऊपर कोई पोटेंशियल, स्पेसिफिक पोटेंशियल अप्लाई करोगे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने पॉजिटिव पोटेंशियल उसके ऊपर अप्लाई किया है, तो वो आयन, नेगेटिव वाला आयन ही उसकी तरफ आएगा ना, पॉजिटिव तो नहीं आ सकता। तो नेगेटिव आयन जितनी स्पीड के साथ उस इलेक्ट्रोड के ऊपर आएगा, वो उसकी आयनिक मोबिलिटी होगी। इसी तरह आप केटायन की भी निकाल सकते हो, एनायन की भी निकाल सकते हो। इसका जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, पर वोल्ट। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। ये आपको यहाँ से नहीं पता चलेगा कि आयनिक वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड होती है। मीटर स्क्वायर मैंने क्यों लगा दिया है, ये मैं आपको नीचे देखें, उसी के नीचे लिखा हुआ है थर्ड वाले में, उसका यूनिट जरा वेल डिफाइंड फॉर्म में लिखा हुआ है। आयनिक वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड है, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट आपने कहा था 1 वोल्ट पर मीटर। 1 मीटर के फासले से जब आए, ये स्टैंडर्ड है ना, वैसे तो 1 मीटर इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में इतना सा तो बीकर होता है, उसमें कहाँ से 1 मीटर आ जाएगा? तो ये स्टैंडर्ड है, उस सेंटीमीटर या मिलीमीटर्स के अंदर होता है इसका बेसिकली यूनिट। तो ये तो मैंने ऐसे यूनिट लिखा है यहाँ पे। तो आयनिक वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और जो ग्रेडियंट है पोटेंशियल का वो है वोल्ट पर मीटर। 1 मीटर के फासले से जितना आयन मूव करेगा, जितनी जल्दी वो उसकी वेलोसिटी को काउंट करेंगे, और वो उसकी आयनिक मोबिलिटी होगी। टर्मिनोलॉजी में दूसरी जो है ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है कि एक आयन उस इलेक्ट्रोड की सरफेस पे जाके जितनी करंट को कैरी आउट करेगा। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन आयन इज द अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ करंट दैट इज स्पेसिफिकली कैरिड बाय दैट पर्टिकुलर आयन। दैट पर्टिकुलर आयन कौन सा है? वो आयन जो आयन मूव करके इलेक्ट्रोड की सरफेस पे गया, उसकी वजह से आपने कहा था या तो आयन मूव करे या क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन मूव करे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो आयन ने मूव किया, इस आयन के मूव करने की वजह से इस आयन ने कितनी करंट कैरी की वहां तक जाने के लिए, या वहां पे पहुंच के उसने जितनी करंट को फेडअप किया उसके अंदर, जितना भी उसको दिया, वो कहते हैं, वो ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाता है। इसको ट्रांसफेरेंस नंबर भी कहा जाता है। 2022 में जो मेरा पेपर था उसमें इसको ट्रांसफेरेंस नंबर कहा गया था, कि आपको दो आयन दिए हुए थे, ठीक है, और दोनों आयन को एक मिसाल के तौर पर पॉजिटिव आयन भी और नेगेटिव भी, सोडियम क्लोराइड ही कहते हैं। अब मुझे वो पूरी आयनिक स्पीशीज का नाम तो नहीं याद। तो उसने कहा था सम ऑफ केटायनिक एंड एनायनिक स्पीशीज जो है वो उसका जो सम कर लिया जाए तो ट्रांसपोर्ट नंबर कितना आता है, तो वो हमेशा 1 आता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनी आयन इज अ फ्रैक्शनल क्वांटिटी। 0.1, 0.2, 0.3। लेकिन अगर उसी के टाइन के साथ उसी के नाइन रिस्पेक्टिव नाइन को अगर दोनों की करंट को सम किया जाए तो वो हमेशा यूनिटी होता है, यानी कि 1 होता है। और परसेंटेज तो आपको पता ही है कितनी होगी, ठीक है, यूनिटी होती है। 3 मिनट रह चुके हैं। मुझे देखने दे कि अगर वो क्वेश्चन मेरे इस स्लाइड के बाद हैं तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ जो पेपर्स में आए हुए थे, वरना मैं उस स्लाइड पे जाती हूँ। ये तो फिर कल कर लेंगे, ठीक है। ये रहा, हाँ ये जरा पहला चेक कीजिएगा। हाँ नहीं, पहला नहीं आप लोग कर सकते, ये कल के आप टॉपिक में आएगा तो फिर आप लोगों को पहले वाले क्वेश्चन की समझ आएगी। नीचे वाला देख लेते हैं।
Electrolyte, when dissolved in water, dissociate into their constituent ions. The degree of dissociation of an electrolyte increase with the, हाँ जी, क्या होगा चौथा, ये जो इसको मैंने फोर लिखा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, इसका क्या होगा? इसका कहने का मतलब है कि जब इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की वजह से वो, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट जो है ना, वो डिसोसिएट हो जाता है अपने केटायनिक पार्ट में और एनायनिक पार्ट में। तो ये जो डिग्री है इसकी डिसोसिएशन की, इसको मैंने बढ़ाना है। तो वो मैं कैसे बढ़ा सकती हूँ? टेम्परेचर डिक्रीज करके तो बिल्कुल नहीं बढ़ा सकती, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकती। आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, वो खुद ब खुद सॉलिड, वो लिक्विड जो है वो सॉलिडिफाई होता जाएगा, तो वो कैसे बढ़ाएगा? प्रेजेंस ऑफ अ सब्सटेंस यील्डिंग कॉमन आइन। तो कॉमन आइन क्या करता है? कॉमन आइन बेसिकली खुद डिसोसिएट तो होता है, बट वो किसी और की सेपरेशन कर देता है, वो भी नहीं आएगा। थर्ड वाला है डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये भी गलत है। इसका जवाब से जो था वो था ऑप्शन डी। एक मिनट, वेरी गुड, जिसने भी लिखा हुआ है ये दोनों बच्चे, अक्सा और बुशरा, आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। इसका जवाब डी ही बनता है। लास्ट एक अगर आगे देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड, ये आप लोग मुझे खुद बताएंगे। जो जो बच्चा सॉल्व कर दे डन करता जाए और मुझे बताता जाए। जो आप बेशक ऑन करके बता दे, क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है, और टाइम खत्म हो गया है तो अब मीटिंग भी एंड होने वाली है। और इसके बाद एक बच्चा +6। एक मिनट, हाँ जी बिल्कुल +6 होगी। +6 मैम। अब वो जो एक बच्चा मुझसे कांटेक्ट कर ले और एक ग्रुप हमारा जो है ना सेपरेट बना ले। आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों को समझ आई तो फीडबैक दीजिएगा, अगर नहीं तो मुझे जरूर बताइएगा कि कहाँ पे आपके मिसिंग पॉइंट्स रह गए हैं, जो आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आई, वो आप मुझे बता दीजिएगा।